वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 59 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर 20 प्रश्न है इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। और ये सीरीज़ चल रही है वर्ष 2023 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये 59 नंबर का टेस्ट है, पहुँच सकते हो वहाँ तक। और इन सभी टेस्ट सीरीज़ का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। तो पहला प्रश्न है हिस्ट्री का। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यह है रचनाएं और ये हैं रचनाकार। ठीक है, तो पहली रचना है विक्रमांक देव चरित, दूसरी है बेणी सागर बेणी संहार, और तीसरी है किरातार्जुनीयम, और चौथी है सौंदरानंद। तो कौन हो सकता है किसका रचनाकार? भारवी, बिलहण, भाटे नारायण और अश्वघोष। बताइए, मतलब मिलाइए। तो देखिए, अश्वघोष की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरित। ठीक है, और सौंदरानंद भी अश्वघोष की रचना है, तो चौथे का चौथा हो जाएगा। किरातार्जुनीयम के रचनाकार भारवी हैं, और बेणी संहार के रचनाकार भट्टे नारायण, और विक्रमांक देव चरित जो है वो बिल्हण की रचना है। तो ए का 2 हो गया और बी का हो गया 3। ठीक है, ए का 2 हो गया और बी का हो गया 3, यानी एक से एलिमिनेट हो जाता है। ये सी है इसका आंसर। तो विक्रमांक देव चरित्र विलहण की रचना है, बेणी संहार भट्टे नारायण की रचना है, किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, और सौंदरानंद और अश्वघोष, सौंदरानंद और बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद। देखिए, वेद 4 हैं, ये उपवेद की बात पूछ रहा है। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, ये जो हैं वेद हैं। यहाँ अथर्ववेद वेद है, उपवेद नहीं है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद ये उपवेद हैं। तो कौन सा उपवेद नहीं है? तो ये सी वाला नहीं है। तो देखिए, वेद कौन कौन से? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उपवेद हैं आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, ब्रह्मवेद, शिल्पवेद। ठीक है, वेद 4 उपवेद 6। वेद 4 उपवेद हैं 5। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह है रचनाकार, यह है रचनाएं इनकी। शूद्रक, कलहण, भरत मुनि, जयदेव, मृच्छकटिकम, राजतरंगिणी, नाट्यशास्त्र, शिशुपाल वध। देखिए, मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक हैं, सही है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं, और कलहण की राजतरंगिणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बहुत प्रश्न बने इससे। ठीक है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। कलहण रचनाकार हैं इसके। शिशुपाल वध जयदेव की रचना नहीं है। शिशुपाल वध के रचनाकार है माघ। ठीक है, जयदेव की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती रही है, गीत गोविंद, और आगे भी पूछी जाती रहेगी। तो शिशुपाल वध जो रचना है वो किसकी है? वो है माघ की। ठीक है, और जो जयदेव हैं, जयदेव रचनाकार हैं गीत गोविंद के। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है आपको। महोगनी, आबनूस, देवदार, रोजवुड। ज्योग्राफी का सवाल है ये। देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के वृक्ष हैं महोगनी, आबनूस, रोजवुड। जो देवदार वृक्ष है वो पहाड़ी क्षेत्रों का वृक्ष है, तो देवदार और है यहाँ विषम है। तो महोगनी हो गया, आबनूस हो गया, रोजवुड हो गया, और डेल्टाई भागों में पाए जाने वाले मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए। ये उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनों के वृक्ष हैं, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए इनको, और उच्च तापमान। बाकी चीड़, देवदार, फर की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों के वनों के वृक्ष हैं ये। 5वां प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। दुनिया की ब्लॉकचेन राजधानी कही जाती है? किसको कहा जाता है दुनिया की ब्लॉकचेन राजधानी? एस्टोनिया को।
तो ब्लॉकचेन का उपयोग जो है क्रिप्टो करेंसी सिस्टम में किया जाता है। एक ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत वितरित डेटाबेस या खाता वही का एक रूप है जिसे कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स के बीच साझा किया जाता है। एस्टोनिया दुनिया की ब्लॉकचेन राजधानी कही जाती है। जनरल साइंस का सवाल है ये, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? सभी को पता होगा इसका आंसर, छोटी क्लासों से पढ़ रहे होंगे। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जो भी मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? सी वाला स्टेटमेंट। और राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है किसका नाम है? वो आरएनए का नाम है। ठीक है, आरएनए का नाम है। तो डीएनए हो गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। गोदावरी नदी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा गलत है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती इसके बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों के बारे में, बहुत पूछते हैं। गोदावरी की सहायक नदियाँ, महानदी की सहायक नदियाँ, ठीक है, सिंधु की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। लेकिन थोड़ा और डीप जाके पूछेगा तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी पूछ लेगा इनकी, यानी दाहिने ओर से मिलने वाली और बाईं ओर से मिलने वाली। तो बिल्कुल जो गोदावरी है वो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। दक्षिण गंगा इसको बोलते हैं। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती इसके बाएं किनारे से मिलने वाली ही सहायक नदियाँ हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, गलत तो कोई है नहीं इसमें, तो डी लगाएंगे इसका आंसर। तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, दक्षिण गंगा बोलते हैं इसको। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एग्जैक्ट लंबाई है इसकी, याद रखिएगा। ठीक है, गोदावरी बेसिन जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी के मध्य क्षेत्र के छोटे हिस्सों में फैला है। बात करें इसकी सहायक नदियों की, ट्रिब्यूटरी की, तो पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी महत्वपूर्ण बाईं ओर से मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ हैं। और दाहिनी किनारे से मिलने वाली इसकी सहायक नदियों की बात करें तो प्रवर है, मंजरा है, मनेर है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, तो दोनों सही हैं ये। और गलत पूछा तो गलत कोई है नहीं, तो डी लगाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य है, इसका किसका? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन का। उच्च शिक्षा यानी 8 से 12 के छात्रों में रचनात्मक और नवाचार की भावना पैदा करना, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। ये बताइए कौन सा सही है? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन का उद्देश्य है 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करना। और इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा यानी कक्षा 8 से कक्षा 12 के छात्रों में रचनात्मक और नवाचार की भावना का विकास करना तथा कॉलेज या विश्वविद्यालय के छात्रों को उनके नवाचार की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला भी करेक्ट है, क्योंकि यह कार्यक्रम बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट, डिज़ाइन, व्यापार चिन्ह, महानियंत्रक कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पर। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और वर्ष 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट इसी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस तरह का स्टेटमेंट वाला सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो अधिकतर जो भी इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, कि जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं इनमें कि वर्ष 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला, तो अधिकतर सही हो जाते हैं। इसमें स्टेट PCS में भी हो जाते हैं और UPSC भी सही कर देती है। ठीक है, छेड़खानी करती है यहाँ पर वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट में घपला होता है।
लेकिन यहाँ रिपोर्ट सही है एकदम, वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट इसी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, और ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, ये भी सही है। फिलहाल यहाँ तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों में अधिकतर संभावना यहाँ गलत होने की होती है। ठीक है, सन अधिकतर सही होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए काम कर रही है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1999 में की गई थी वर्साई की संधि के द्वारा। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है और 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ये जो रिपोर्ट कुछ निकालती है ILO, कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है? वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट, सामाजिक संवाद रिपोर्ट, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट और वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। और हाल ही में इसने एक और रिपोर्ट निकाली है, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2022। 10वां प्रश्न है इकोनॉमिक्स का, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार तथा चिट फंड से संबंधित कार्यों में निवेश करती है। गैर बैंकिंग वित्त कंपनी मांग जमा स्वीकार कर सकती हैं। देखिए, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है यहाँ पर। तो गैर बैंकिंग वित्त कंपनी उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका मुख्य काम उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार और चिट फंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना है। देखिए, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गैर बैंकिंग वित्त कंपनी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अभी रिसेंटली न्यूज़ में है ये, लेंगिया वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ठीक है, कोविड-19 2 सालों से न्यूज़ में है और मंकी पॉक्स न्यूज़ में है और अभी हाल ही में लेंगिया वायरस न्यूज़ में है। लेंगिया वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों के माध्यम से मनुष्य में फैल सकता है। बिल्कुल, लेंगिया वायरस एक जूनोटिक वायरस है। चूंकि ये जूनोटिक वायरस है तो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है, इंसानों में फैल सकता है, तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। लेंगिया जीनस हेनिपा वायरस का हिस्सा है जिसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम एक नकारात्मक अभिविन्यास के साथ है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। तो कोविड-19 और मंकी पॉक्स के मामलों के बीच एक नए जूनोटिक लेंगिया हेनिपा वायरस ने चिंता बढ़ाई है। लेंगिया वायरस का पहला मामला आया था वर्ष 2019 में। लेंगिया वायरस को जैव सुरक्षा स्तर 4 रोगजनकों के बीच वर्गीकृत किया गया है। लेंगिया वायरस एक जूनोटिक वायरस है, इसका मतलब यह हुआ कि जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है और दूसरा भी करेक्ट हो जाता है क्योंकि लेंगिया जीनस हेनिपा वायरस का हिस्सा है जिसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम एक नकारात्मक अभिविन्यास के साथ है। CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता अभिसमय के संबंध में कौन सा कथन सही है? कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है ये और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत काम करता है ये। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो जैव विविधता अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, वर्ष 1993 से लागू है ये। 3 इसके उद्देश्य हैं, कौन कौन से? जैव विविधता का संरक्षण करना, जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत वितरण। देखिए, जैव विविधता अभिसमय का सचिवालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं यहाँ पर। नंबर 13 पर आ जाइए। मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं?
आरबीआई के गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का काम है और मौद्रिक नीति समिति के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई का गवर्नर ही होंगे, तो ये है इसका आंसर। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 यानी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। आरबीआई अधिनियम 1934 केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठित करने का अधिकार देता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई के गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, तो ए है आंसर। करंट अफेयर्स का सवाल है ये, नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, बताइए। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रिटी 2021 तक ये समाप्त होती, लेकिन इसकी अवधि बढ़ा दी गई है 5 साल, तो 2026 तक इसको कर दिया गया है अब। तो नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि शीत युद्ध के पूर्व प्रतिद्वंदियों के मध्य होने वाली अंतिम शेष हथियार न्यूनीकरण संधि थी, जो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैनात किए जा सकने वाले परमाणु हथियारों की संख्या को 1550 तक सीमित करती है। इसकी अवधि जो है 10 साल यानी 2021 तक थी, लेकिन इसे 5 साल और बढ़ा दिया गया है और कर दिया गया है वर्ष 2026 तक। 15 प्रश्न है, ये पॉलिटी का प्रश्न है, इंडियन पॉलिटी। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष निधि प्रदान करने का प्रावधान करता है, और संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। बताइए कौन सा करेक्ट है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो पहले वाला स्टेटमेंट में जो है बात वो सत्य है, और वो सत्य बात इसलिए है क्योंकि अलग से आर्टिकल है उसका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष निधि प्रदान करने का प्रावधान करता है। और भारतीय संविधान में जनजाति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन अनुसूचित जनजाति शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342(1) के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। और संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है, 5वीं अनुसूची। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, ये भी पॉलिटी का प्रश्न है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकारों की विशेषता डैश से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। तो भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकारों की विशेषता जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? संसदीय सरकार ली है, कानून का शासन लिया है यानी रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया ली है, एकल नागरिकता ली है, कैबिनेट प्रणाली ली है, और विशेष अधिकार रिट और द्विसदनीयता ली है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं है? बताइए। देखिए पहले उनको देख लेते हैं जिनके लिए है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। नागालैंड के लिए है, ये भी नहीं है। मिजोरम के लिए है, मणिपुर के लिए है, ठीक है। मेघालय के लिए नहीं है, और त्रिपुरा के लिए नहीं है। तो अधिकतर जो इस तरह से याद रखिए इसको, जो विदेशी देशों के साथ सीमा बनाते हैं उन सभी के लिए जो है इनर लाइन परमिट की आवश्यकता है, अगर हम त्रिपुरा को छोड़ दें तो, ठीक है। त्रिपुरा को छोड़ दें तो, त्रिपुरा और मेघालय को नहीं है। मेघालय तो वैसे ही बीच में है, लैंड लॉक्ड है एक तरह से देखा जाए तो, मतलब लैंड लॉक्ड नहीं है, फंसा हुआ है, ठीक है, सेमी लैंड लॉक्ड है। तो किसके लिए नहीं है? मेघालय के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 5। तो देखिए इनर लाइन परमिट गैर मूल निवासियों के लिए इनर लाइन परमिट प्रणाली द्वारा अधिसूचित राज्य में प्रवेश करने
या रहने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर इनर लाइन परमिट शासन को लागू करने वाले के बाद मणिपुर ने भी लागू कर दिया इसको, और ये लागू करने वाला चौथा राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू है, यानी इन 4 राज्यों में। और पड़ोसी राज्यों के व्यक्तियों सहित बाहरी लोगों को इन पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करने से पहले इनर लाइन परमिट के तहत अनुमति प्रदान करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य विद्युत और चुंबकीय बल के क्षेत्रों का एक संयोजन है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हमारे पर्यावरण में हर जगह मौजूद है, लेकिन मानव आंखों के लिए अदृश्य है। बिल्कुल, ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं, ठीक है, और सी है इसका आंसर, और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 इतिहास का प्रश्न है। उत्तर रामचरित किसकी रचना है? भवभूति, विष्णु शर्मा, भरत मुनि, राजा भोज। किसकी रचना है उत्तर रामचरित? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उत्तर रामचरित जो है वो भवभूति की रचना है, ठीक है। और जो ऑप्शन में थे, जैसे कि विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र, राजा भोज की रचना है सरस्वती कंठाभरण, और भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न भी हिस्ट्री का है। प्राचीन काल में चिकित्सा अथवा शल्य शास्त्र पर लिखे गए प्रारंभिक ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक चीज ऐड कर लीजिए यहाँ पे, प्रारंभिक ग्रंथों के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चरक संहिता सर्जरी से संबंधित है, और सुश्रुत संहिता मेडिसिन से। देखिए, जो चरक संहिता है वो मेडिसिन से संबंधित है, जो सुश्रुत संहिता है वो सर्जरी से। तो गलत है यहाँ दोनों के दोनों, इसलिए डी है इसका आंसर। तो प्राचीन काल में चिकित्सा अथवा शल्य शास्त्र पर लिखे गए प्रारंभिक ग्रंथों में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता प्रमुख है। जो चरक संहिता है यानी पहली वाली, वो मेडिसिन से संबंधित है, और जो दूसरी है सुश्रुत संहिता, वो सर्जरी पर आधारित ग्रंथ है। और ये दोनों ही ग्रंथ ईसा की 2री शताब्दी में लिखे गए, इसलिए ये जो अपना डी आंसर होगा यहाँ पर। दोनों का सुमेलन जो है वो ऊपर नीचे किया गया, उल्टा पुल्टा है। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और इन सभी टेस्ट के आप PDF प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एज पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। ये जो नंबर है 9560112583, ये मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। धन्यवाद।